वॉलेंटरली स्टार्ट होता है, वैसे ही वो बिजनेस बंद भी किया जा सकता है। बिजनेस बंद करने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कंप्लीशन ऑफ अ टर्म और अ टास्क, डेथ ऑफ अ पार्टनर एक्सेट्रा। अब रीजन जो भी हो, डिसोल्यूशन के टाइप क्या है, डिसोल्यूशन पे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the concept of dissolution of partnership firm under the Indian Partnership Act. So let's get quickly started. So बच्चों, the term dissolution means termination या फिर यूं कहो closure. अब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व तब होता है जब सारे पार्टनर्स को रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड करनी है। याद रखो, एक पार्टनर के रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन पे फर्म डिसॉल्व नहीं होता है, बट अगर सारे पार्टनर्स रिजाइन करते हैं और इफ ऑल द पार्टनर्स वांट टू टर्मिनेट दिस रिलेशन, देन द फर्म इज डिसॉल्व्ड। अब इसको एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम से। डिसोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जहां सारे पार्टनर्स का रिलेशन कम्स टू एन एंड एंड द एंटायर फर्म, दैट इज द बिजनेस, इज क्लोज्ड। नंबर टू, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें ओनली द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर changes. Let's take an example. Suppose I'm a partner and I resign. अब ये dissolution of firm है या dissolution of partner? Of course, it is dissolution of partnership because मेरे resignation पे entire firm या business बंद नहीं हो रहा है। अब अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। नंबर वन, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन एंड नंबर टू, मैंडेटरी डिसोल्यूशन। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। अब वॉलेंटरी, जैसे कि नाम बता रहा है, यहाँ कोई कोर्ट का इंटरफियरेंस नहीं होगा। यहाँ पार्टनर्स वॉलेंटरली खुद से डिसाइड करेंगे टू डिसॉल्व द फर्म। नंबर वन, अब जिस तरह पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए ऑल द पार्टनर्स एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट व्हिच इज पार्टनरशिप डीड, उसी तरह बिजनेस को क्लोज करने के लिए भी ऑल द पार्टनर्स विल एग्जीक्यूट अ डिसोल्यूशन डीड। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट। अब मान लो बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि ऑल द पार्टनर्स इवन आफ्टर सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स कुड नॉट पे द डेट्स। अब यहाँ ऑल द पार्टनर्स विल बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय द लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट का थंब रूल यही है कि अग्रीमेंट इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ नहीं किया जाएगा। इस केस में द फर्म ऑफ द पार्टनर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है टू रन द फर्म, इसीलिए यहां होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देन नेक्स्ट, मान लो पार्टनरशिप का टर्म वाज फॉर 3 इयर्स। अब ये 3 साल पूरे हो गए, ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस फर्दर। इस केस में भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। लाइकवाइज अगर दो पार्टनर्स थे एंड दोनों पार्टनर्स की किसी दुर्घटना में मौत हो गई, तो नाउ देयर इज नो वन टू रन द बिजनेस। इस केस में भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेन कंटिजेंसीज। And lastly, a partner of the firm can give a written notice to all other partners of the firm, अपना इंटेंशन जाहिर करके कि उसे फर्म को डिसॉल्व करना है। अब अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट मिल गई तो ये फर्म हो जाएगा डिसॉल्व, और अगर नहीं मिली तो फिर पार्टनर डिसाइड करेंगे कि उन्हें फर्म को कैसे ऑपरेट करना है। नाउ मूविंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब जब एक पार्टनर किसी पार्टनर के अगेंस्ट में या फिर एंटायर फर्म के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करता है, तब कोर्ट डिसाइड करता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, also called as dissolution by the order of the court. अब बच्चों, कोर्ट के पास 7 ग्राउंड्स है by which the court will declare the firm to be dissolved. Let's understand कि वो कौन से ग्राउंड्स है जिस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि फर्म डिसॉल्व होना चाहिए। नंबर 1, सारे पार्टनर्स अनसाउंड माइंड हो गए हैं। आई नो प्रैक्टिकली बहुत वियर्ड साउंड करता है, बट अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि सारे पार्टनर्स एक साथ ही पागल हो गए हैं, देन द कोर्ट विल डिक्लेयर द फर्म टू बी डिसॉल्व्ड। नंबर 2, अगर सारे पार्टनर्स परमानेंटली इनकेपेबल हो गए हैं टू परफॉर्म एनी ड्यूटी एज अ पार्टनर, then the court will order for dissolution of the firm. Number 3, अगर किसी पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट, चीटिंग या फ्रॉड किया है and other partner has filed a suit in the court, again इस केस में भी the court will order for dissolution of the firm and make the partner in default liable for the losses. नंबर 4, अगर पार्टनर्स बार बार कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं फॉर ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ऐसे पार्टनरशिप कोर्ट और डिस्प्यूट में जाने से बेटर है कोर्ट ऑर्डर करेगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नंबर 5, जैसे वी हैव अंडरस्टूड बिफोर, इन पार्टनरशिप एक पार्टनर अपने राइट्स और इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, बट अगर किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ट्रांसफर कर दिया and the other partner has filed a suit for this, then the court may order for dissolution of the firm. Continuous years में losses हो रहे हैं जिस वजह से उनका डेट्स बढ़ता जा रहा है and it seems like उनकी देने की कैपेसिटी भी नहीं है
तो इस केस में भी द कोर्ट मे ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. एंड लास्टली, इफ द कोर्ट हैज एनी अदर फेयर एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स टू थिंक दैट कि पार्टनरशिप को आगे रन नहीं करना चाहिए, उस केस में भी द कोर्ट मे ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो बच्चों यहाँ तक वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट के डिसोल्यूशन की टाइप्स क्या है एंड कौन से ग्राउंड्स पे फर्म डिसॉल्व किया जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Now talking about the consequences of dissolution, number one, right of equitable lien. अब ये हर पार्टनर का राइट है ऑन डिसोल्यूशन दैट जब फर्म की डेट्स पे ऑफ करने का टाइम आता है तो सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी यूज की जाएगी. अब अगर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके सारे पैसे डेटर्स को पे ऑफ हो गए और अगर पैसे बचे हैं तो उसे सरप्लस मनी कहेंगे और वो हर पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किया जाएगा. एंड अगर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद भी डेटर्स की लाइन अभी भी लगी है यानी डेट्स अभी भी पे करना बाकी है, देन उसके बाद पार्टनर्स विल बी पर्सनली लायबल इन एन इक्वल अमाउंट. देन द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज, अब डिसोल्यूशन का ऑर्डर आ जाने के बाद पार्टनर की लाइबिलिटी या अथॉरिटी तुरंत खत्म नहीं होती है. इट स्टिल कंटिन्यूज. सवाल यह है कब तक. वेल, जब तक फर्म पूरा डिसॉल्व नहीं हो जाता, मीनिंग सारे डेट्स पे ऑफ नहीं हो जाते एंड सरप्लस मनीज डिवाइड नहीं हो जाते. नंबर 3, लाइक आई सेड बिफोर, हर पार्टनर का ये राइट है टू इंश्योर कि डेट सेटल करने का फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी फर्म का प्रॉपर्टी और सेटल करने के बाद कुछ बचा तो वो पार्टनर्स का ही होगा. नंबर 4, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर फर्म डिसॉल्व हो गया है तो कोई भी पार्टनर फर्म का नाम एंड फर्म की प्रॉपर्टी पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा. लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गिव पब्लिक नोटिस इन अ न्यूज़पेपर टू द पब्लिक, मेकिंग देम अवेयर कि ये पार्टनरशिप फर्म ये डेट से डिसॉल्व हो गया है, सो दैट पार्टनर्स की लाइबिलिटी विल बी ओनली till the date of dissolution and not after that. So bachcho, this was the explanation of dissolution of partnership under the Indian Partnership Act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.